दोस्तों, वसंत सकरगाय बहुत समय से कविताएं लिख रहे हैं। उनकी कविता हर सूद में बाल्टियों से लेकर आज के दिन जन्मे हुए बालक तक, इसका विस्तार और प्रसार और संवेदना का विस्तार और प्रसार देखते बनता है। वसंत सकरगाय जी आसपास की तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को जो लोग प्रायः नज़रअंदाज कर देते हैं, बड़े शानदार तरीके से अपनी कविताओं में संभव बनाते हैं। भाषा की सहजता हो या संवेदन का प्रबलता, बाहुल्यता, वसंत सकरगाय जी की खूबी है। साथियों, वसंत जी भाषा की सहजता से अपने आसपास के संवेदन को विशेष बनाते हैं और सहज भाषा में कविता लिखना कठिन है। वास्तव में वसंत जी की कविता की खूबी भी है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का दुष्यंत कुमार सम्मान हो, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन का वागेश्वरी सम्मान, शिवना प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान, अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्यिक पत्रकारिता के लिए संवादश्री सम्मान, इन सभी सम्मानों से वे नवाजे गए हैं और ये सभी सम्मान दरअसल सम्मानित हुए हैं वसंत सकरगाय जी को सम्मानित कर। बाल कविता धूप की संदूक केरल राज्य के माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। इनकी दूसरी कविता संग्रह पखेरू जानते हैं कि ये कविता, उसका संदर्भ भोपाल गैस कांड, ये जन संभाव्य विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है। निगहबानी में फूल और पखेरू जानते हैं, इनके 2 कविता संग्रह आ चुके हैं। क्यों ना आज हम वसंत सकरगाय जी की उन 5 कविताओं का पाठ करें शोधार्थियों, और उन 5 कविताओं के बहाने उनकी रचना कर्म को, उनकी रचना धर्मिता को और रचनात्मक यात्रा को तय करें। तो मैं अपनी पसंद की 5 कविताएं आपके सामने पढ़ती हूँ और फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। पहली कविता ही है, जंगल था तो कुत्ते थे जंगली जंगल में। जंगल था तो कुत्ते थे जंगली जंगल में। कुत्ते चूंकि जंगली थे, शेर के पालतू नहीं, इसीलिए दुम नहीं हिलाते थे शेर के आगे, बल्कि आगे आकर शेर को घेर लेते थे बाज दफा, और इतना मूतते थे उसकी आंखों में कि शेर अंधा हो जाता था। जिंदगी की पनाह मांगता फिर शेर भागता था, पूरा जंगल मारा मारा। और कुत्ते थे कि उसे दौड़ाते मारते थे, दौड़ा दौड़ा कर सनद रहे कि जंगल राज की स्थापना करने वाला शेर इस तरह भी मरता है, कुत्ते की मौत सनद रहे। साथियों, इस कविता पर बहुत सारी बात करनी है। क्रूर व्यवस्था, निरंकुश शासक, अराजक सत्ता, इन सबको ये कविता धता बता रही है। आप देखें कि ये पंक्तियां जंगल राज जो कायम करेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। जो व्यवस्था, जो सत्ता, जो शासन को केंद्र में रखेंगे, केंद्रित करेंगे, जानबूझकर वर्चस्व को मुट्ठी में रखने की कोशिश करेंगे, जो गरीब को, असहाय को हाशिए पर लगातार धकेलेंगे, और अगर उन्हें चिन्हेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो कुत्ते की मौत मरेंगे। कितना बड़ा सच कहती है ये कविता साथियों। और इस सच को उद्घाटित करती ये पंक्तियां लगातार जैसे लगता है कि इस अंधेरे माहौल में रोशनी को आंच दे रही हैं और एक उम्मीद जगा रही हैं। हम सबको उम्मीद, हम सबके भीतर उम्मीद भर रही हैं। इसीलिए कविता इतनी सच्ची है और हमेशा माँ की तरह ये कविता अपने सबसे कमज़ोर बच्चे को सबसे ज़्यादा संभालती और उसका हाथ थामे रहती है, बीच रास्ते उसे छोड़ती है। दूसरी कविता है हरसूद में बाल्टियाँ। महानगर के तर्ज पर हरसूद में नहीं थी दमकलें, लिहाजा नहीं फैली दहशत।
कभी सायरन के जरिए और आग की खबर आग की तरह। चूंकि दमकलें नहीं थीं, इसलिए आग बुझाना नैतिक दायित्व में शामिल था, नौकरी नहीं। 6वें दशक के उस दौर में बूंद बूंद पानी की जब जूझ रहा था हर सूद, उठते ही कोई लपट नाजायज किसी घर से गैर वाजिब धुआं, पलक झपकने से पहले ही पानी भरी बाल्टियां लिए लोग दौड़ पड़ते थे आग की ओर। हाँ, थाना कचहरी और रेलवे स्टेशन पर टंगी जरूर रही ये निकम्मी बाल्टियां, ताउम्र सड़कर गल जाने की आखिरी हद तक। हाँ, थाना कचहरी और रेलवे स्टेशन पर टंगी जरूर रही ये निकम्मी, ताउम्र सड़कर गल जाने की आखिरी हद तक। रेत भरी कुछ लाल बाल्टियां जिनकी पीठ पर लिखा होता था आग। धूमिल याद आ गए, जो तकदीर बनने की पायदान पर इस्तेमाल होती रही एस्ट्रे और पीक दान, बतौर कि बुझाते थे लोग आग में बीड़ी सिगरेट की आग और थूकते थे आग पर, वैमनस्व की आग पर थूकते थे। दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत में खुदा को हाजिर नाजिर मान कि एक दिल की अदालत भी है यहाँ, दे सकता हूँ यह बयान कि मेरे पूरे होशो हवास से कभी नहीं बनी बड़ी तबाही की वजह आग। फिर किसने और क्यों फैलाई अफवाह यह, तबाही की हद तक फैलती है आग। बहरहाल करते हुए ज़मीनी आस्थाओं को खारिज, जिंदा दफन अमान्य हर शर्त को तक लिया गया फैसला कि पाट दिया जाए कोना। जिंदा दफन अमान्य हर शर्त तक लिया गया फैसला कि पाट दिया जाए कोना। पानी से हर सूद का जगह जगह से नुची पिटी मूक रही जो बरसों बरस, लटकी पटकी वक्त की तरह होते होते हर सूद से बेदखल। लोगों के संग संग बहुत रोई थी बाल्टियाँ। अब एक आप कविता देखें साथियों, आग लगाने और बुझाने की कवायद दरअसल एक साजिश है, और ये षड्यंत्र सत्ता और व्यवस्था द्वारा रची जाती है। क्रूर साधन सुविधा शक्ति संपन्न लोग ही ऐसी साजिश रचते हैं, ईर्ष्या की, वैमनस्व की, अफवाह की। एक वो दौर था जब एक दूसरे से हम अधिकार से, हक से एक दूसरे की जिंदगियों में, एक दूसरे की दिनचर्या में, आस पड़ोस में दखल करते थे। हम मनुष्य हैं और मनुष्यता के नाते, मानवता के नाते मानवता को बचाए रखने की मुहिम में शामिल थे और आखिरी सांस तक कोशिश करते रहे। हमारा आस पड़ोस हो, हमारा जो आपस का अपनापन था, उसकी वजह से अब हम दरअसल इन अफवाहों, इन साजिशों के शिकार, शक और शुबह के शिकार, किसी धूर्त मक्कार चालाक सियासत के शिकार हम अब नहीं भागते आग को बचाने या हताहत पड़ोसी को बचाने, क्योंकि उनकी पैठ गहरी होती जा रही हमारी ज़िंदगी में, हमारी दिनचर्या में। रेत भरकर कुछ लाल बाल्टियाँ जो टांगी गईं हर सूद में, दरअसल वे धूमिल की याद दिला रही हैं कि रिश्तों में लगाई जा रही आग मानवता को खंडित किया जा रहा है, और इसमें झुलस क्या रहा है? हमारा आपका प्रेम बर्ताव परवाह। इस प्रेम बर्ताव परवाह को झुलसने में, इस आग को लगाने में सबने संग साथ निभाया है। अब जब बीड़ी सिगरेट पीने वाले स्टेशनों पर टंगी हुई ऐसी बाल्टियों में थूकते हैं तो कितना बढ़िया बिंब वसंत सकरगाय जी खींच रहे हैं। कहते हैं कि दरअसल उस आग पर, ऐसी आग में, ऐसी वैमनस्व की आग में, ऐसी आग लिखी बाल्टियों में हम थूक रहे हैं, घृणा हो रही हमें। ठीक है, तो बड़ी तबाही लाने वाले जो क्रूर चालाक सियासी लोग हैं,
जो अफवाह फैलाते हैं, जो वैमनस्य फैलाते हैं, जो ईर्ष्या और दुश्मनी की चालाक सियासी खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, अब हम उन्हें समझ चुके हैं। अब हमें ये समझने और समझाने की ज़रूरत है कि हाँ से हिंदू, म से मुसलमान, और हम हैं, हम एक हैं। तो ये हमारा हम जो हम हुआ करते थे, जो हम में एका था, जो हमारा साझापन था, साझेदारी थी, जो हमारा प्रेम प्रवाह था एक दूसरे के प्रति, दरअसल उसको इस कदर से पाट दिया है इस शक ने, सुबह ने, शंका ने, वैमनस्व ने, ईर्ष्या ने, दुश्मनी ने, हर जगह पर। फिर वो चाहे हरसूद हो, चाहे बनारस, कोई भी जगह हो। तो वसंत सकरकाय जी दरअसल उस चिंता को लेकर यह कविता रच रहे हैं। तीसरी कविता है जनेऊ। ब्राह्मण कुल में जन्मा और जनेऊ धारण नहीं किया, मेरा तो यह जीवन अकारत गया। हाय, ये मैंने क्या किया। ऐसा नहीं कि मेरा ब्राह्मणत्व कभी जागा नहीं और मैंने पहनी नहीं जनेऊ, लेकिन जनेऊ को लेकर मेरे तजुर्बे कभी ठीक ठाक नहीं रहे। मसलन एक बार नर्मदा में तैरते समय मेरे हाथों में उलझ गया था जनेऊ, और मुझे डूब मरने से बचाने की मानवीय भूल की थी कुछ लोगों ने। मुझे डूब मरने से बचाने की भूल की थी, कुछ मानवीय भूल की थी कुछ लोगों ने। ऐसे ही कार का स्टीयरिंग घुमाते समय एक मर्तबा मेरा बायां हाथ फंस गया था जनेऊ में कि सामने से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने ठीक वक्त पर मोड़ दिया ट्रक दूसरी दिशा में। वो तो गनीमत थी कि बावजूद इसके कि ट्रक का ड्राइवर मुसलमान था, जबकि मेरी कार पर लिखा था जय श्री राम। और तो और मेरी एक प्रेमिका रूठ कर जो गई तो फिर लौटी नहीं मेरे जीवन में। कितना हास भी कविता में पिरो रहे हैं, और इस पूरी कुप्रथा को, इस धार्मिक कर्मकांड को, इस जटिल कर्मकांड को जो मनुष्य से मनुष्य को अलगाती है, उसका कितना अच्छा विस्तार दे रहे हैं वसंत सकरकाय जी। रूठ कर जो गई फिर लौटी नहीं मेरे जीवन में, उसने जब फैलाई थी बाहें, जनेऊ में उलझा मेरा हाथ, बना ही नहीं पाया बाहें। जब से जनेऊ टांग आया था हरसूद की पुश्तैनी घर की किसी खूंटी पर। हालांकि घर के बड़े बुजुर्गों ने नाक भौं सिकुड़ते हुए कहा, मशवरा दिया कि जनेऊ जाकर सिरा दूं 22 किलोमीटर दूर नर्मदा के बड़केश्वर घाट पे। पर मैंने सोचा क्यों जाना इतनी दूर जबकि नर्मदा को खुद आना है, सबका सब कुछ सिराने हरसूद। बहरहाल जनेऊ को लेकर मेरा ताज़ा अनुभव यह है कि चुनाव के ठीक पहले कि तमाम किस्म की दीर्घ और लघु शंकाओं के मद्देनज़र विकास दर के ये तमाम आंकड़े, नोटबंदी, रोजगार और किसानों के नृशंस हत्यारे पता नहीं कैसे हो गए मैली गंगा में नहाकर पवित्र, पावन, कि एकाएक उछला कर ऊपर लाए गए और उनके कानों पर लपेटे जा रहे हैं कसकर जबरन जनेऊ। मुझे तो सचमुच बड़ी कोफ्त हो रही है ऐसी देशद्रोहियों पर जो सब कुछ अनसुना कर सिर्फ हगने मूतने के लिए लपेटे हैं कान में जनेऊ। साथियों, अब आप देखें कि ये कविता कितनी सारी पाखंड रूढ़ियों को, कुरीतियों को, कर्मकांडी जटिलताओं को रेशा रेशा उघेड़ रही है। जो प्रथाएं, कुप्रथाएं जो हमें अलगाती हैं, हमें बांटती हैं, जनेऊ ऐसा ही एक पाखंड पर्व है। जनेऊ धारण किया हुआ इंसान बार बार इस उलझन से उलझता ही है, यहाँ तक कि उसको मौत के मुंह तक पहुँचा देता है। ये जनेऊ ये आदिम ज़रूरतों से भी उसे दूर रखता है, यहाँ तक कि इतनी सारे संताप जो हमें घेरे हुए हैं, जो हमारे हाथ लगे हैं। अब इन अफवाहों में जीने वाले लोग इन सब का दरअसल मुंह चढ़ाता है ये ब्राह्मण कवि,
जिसने जनेऊ धारण तो कर लिया पर उसकी उलझनों से, उसकी जटिलताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा। वो उलझाव और उलझन बार बार जैसे लग रहा है कि उसकी दिनचर्या में, उसके विकास में, उसके क्या कह सकते हैं मानवीय व्यवहार में, दैनंदिन व्यवहार में आड़े आ रहा है। और यही कारण है कि वह उतार कर हरसूद की खूंटी पर टांग आया अपना जनेऊ। जो लोग जनेऊ को सुविधा की तरह पहनते हैं, बरतते हैं, उन सबके बरक्स दरअसल मन मैला शरीर को उजला करने की भावना, मन को मैला ही रखना, मन के भीतर की कुटिलताओं को, क्रूरताओं को, हिंसा को दूर न करना और आसपास पसरी हुई राजनीति के वर्चस्व के खेल रचना, ये सब इनके हाथ की इनके बाएं हाथ का खेल है। तो दरअसल वसंत सकर गायक जी इस ओर भी हमारा ध्यान दिलाते हैं, हमारा ध्यान दिलाते हैं कि देखिए जनेऊ धारण करने लोगों के पंच और प्रपंच। अगली कविता है बचा हुआ क्लास वर्क। ये कविता मुझे बहुत उम्मीद की कविता दिखाई दी, जिजीविषा की कविता दिखाई दी और आने वाले संततियों को दरअसल क्या कह सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे आकर तैयार हो रहे हैं, कल ये सामाजिक होंगे, कल इन्हीं में से कोई नेतृत्व कर रहा होगा, डॉक्टर इंजीनियर होंगे और समूची सृष्टि की बागडोर इनके हाथ होगी। उन बच्चों को संबोधित है ये कविता। आप ध्यान से सुनिए। बचा हुआ क्लास वर्क। किस क्लास वर्क की बात कर रहे हैं वसंत सकर गायक जी और कौन सा होमवर्क क्लास वर्क बच गया है जो अब बच्चों को वरेण्य है चुनना है। ये वो सोचें, अपने विवेक से काम लें और बने बनाए पैटर्न पर न चलें, बने बनाए ढर्रे पर न चलें, बल्कि बच्चों को क्या सीखना है, क्या देखना है, क्या जानना है और क्या सोचना है, कवि उस ओर भी निर्देश करते हैं। सोचो बच्चों, सोचो कि तुम्हें कितना ज़रूरी सोचना है। सोचो कि तुम्हें कितना ज़रूरी सोचना है। इसलिए सोचो कि तपिश की इन तमाम लकीरों के पार तुम्हें नया सूरज सोचना है। और यह तुम जो देख रहे हो ना, चांद के चेहरे पर जिंदगी न होने का दाग, इसे भी तो तुम्हें ही पहुंचना है। मतलब चांद पर पहुंचना है। चांद पर जीवन नहीं है, चांद पर पहुंचना है। तुम्हें में से कोई कुशल वैज्ञानिक होगा, शोध करेगा। खोजो बच्चों, खोजो। मतलब निरंतर जो शोध कर रहा है, बोध उसी को प्राप्त होगा। कितनी सरल सी बात को लोग समझ नहीं रहे हैं और कविता में वसंत जी से पिरो रहे हैं। खोजो बच्चों, खोजो कि तुम्हें बहुत ज़रूरी खोजना है। इधर उधर ही तो धरती पर कहीं रखी हुई है एक टॉर्च बहुत ज़रूरी, एक टॉर्च बहुत ज़रूरी जिन्हें तुम्हें खोजना है कि जिसकी प्रकाश स्तंभ के पल्ले सिरे पर बैठकर अब तक के तमाम प्रकाश वर्षों से तेज, बहुत तेज तुम्हें कहीं पहुंचना है। कहते हैं ना पावर ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ लाइट। तो ये पावर ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ लाइट, उसको दरअसल एक नए तरीके से, नए ढंग के साथ सिखाते हैं वसंत जी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को कि तुम इनसे भी तेज, इनसे भी ज़्यादा प्रवाहमान और गतिशील बनो। सोचो बच्चों, सोचो कि तुम्हारे हर रोज़ एक नई सुबह के खातिर कब सी घूम रही है टीचर दीदी पृथ्वी। तुम्हारे इर्द गिर्द जो घूम रही है टीचर दीदी पृथ्वी, कि जिसकी अलग अलग कक्षाओं में बैठकर तुम्हें आइंस्टीन, निकोलस, गैलीलियो और कलाम का बचा हुआ क्लास वर्क पूरा करना है। कि जिनकी अलग अलग कक्षाओं में बैठकर तुम्हें आइंस्टीन, निकोलस, गैलीलियो और कलाम का क्लास वर्क, बचा हुआ क्लास वर्क पूरा करना है। बेहतरीन कविता थी साथियों, और ये कविता इस मायने में भी बेहतरीन है कि तुम्हें किनके रास्तों पर चलना है, किनके अधूरे काम पूरे करने हैं,
किस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें रोबोट की तरह रोजी रोजगार के लिए नहीं पढ़ना लिखना और सोचना। तुम सोचो और अपने विवेक को, अपनी मानवीय संभावनाओं को तेज तर्रार बनाओ, एनर्जी और लाइट से बढ़कर बनाओ। और तुम्हें काम किन के पूरे करने हैं? इन सब के जिन्होंने शोध किया लगातार जीवन में और शोध कर कुछ नया रच पाए, नया दे पाए। तो बेहतरीन कविता बसंत जी। शोधार्थियों, निश्चय ही आप लाभान्वित हुए होंगे। शुक्रिया।